इन्फ्लेशन भी इतनी कम है, इंटरेस्ट रेट्स भी डाउन है, आम आदमी को फायदा क्यों नहीं हो रहा? खरीदने की जो सकत है वो खत्म हो गई है। इन्फ्लेशन जो होती है वो प्राइस इंक्रीज होती है, ग्रोथ होती है कि वो चीज बिकी कितनी है। अगर ये डिमांड इसी तरह रहती है तो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसका फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं? गाड़ियों की डिमांड ऐसी रही तो अगले 5 साल में जो आपके 10-12 ऑटोमोटिव प्रोड्यूसर है उसमें से दो चार जो है वाइप आउट हो जाएंगे। टेक्सटाइल के अंदर स्पिनिंग और वीविंग मिल वाले होते हैं वो ऑलरेडी बंद होना शुरू हो चुके हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के घरों में रहते हैं तो आज आपको गैस की लोड शेडिंग का फैसला करना पड़ा है, जबकि पाइपलाइन आपकी फट नहीं है। आई एम सॉरी सर, ये फाइनेंस मिनिस्टर ये कहेंगे कि मैं कर कुछ नहीं सकता। आपकी बात मानता हूँ, आपके साथ जाती हो रही है, बट आई एम सॉरी, ट्रेडर को आप टैक्स नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर वाले को आप टैक्स नहीं कर सकते, तो क्या करें हम इस फाइनेंस मिनिस्टर का जो ऐसी बातें आके करते हैं। अगर आप नहीं टैक्स लगा सकते तो फिर आप फाइनेंस मिनिस्टर क्यों रहे हैं? हुकूमत आईएमएफ ऑप्टिक्स के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रही है, शॉर्ट टर्म्स ऑप्टिक्स के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रही है बनिस्बत लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। तो यार लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर रिफॉर्म ना आईएमएफ को चाहिए ना हुकूमत को चाहिए। हुकूमत का होराइजन होता है 5 साल, आईएमएफ का होराइजन होता है 3 साल, तो दोनों के शॉर्ट टू मीडियम टर्म के गोल्स हैं। दो तीन चीजें वो क्या है जो हुकूमत को फौरी तौर पे करनी चाहिए, वरना फिर गेम हाथ से निकल जाएगी। गेम तो हाथ से निकल गई है ब्रदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानी हुकूमत बड़ी खुश है क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत कह रही है कई सालों बाद ऐसा हुआ है कि मुल्क में महंगाई इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। लेकिन दूसरी तरफ अवाम अवाम का रोना वही है कि अब इस कदर महंगाई हो गई है कि हम कुछ खरीदने का सोच भी नहीं पा रहे। मुल्क पाकिस्तान में गैस इस वक्त वाफिर मिकदार में है, यानी पाइपलाइन में इतना प्रेशर है जितना कई सालों में नहीं देखा गया। तो ये सब क्या है? महंगाई है नहीं है? मईशत बेहतर हो रही है नहीं हो रही? यही सब जानेंगे आज की इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ मौजूद हैं आज इंतहाई खास मेहमान, इकोनॉमिक एक्सपर्ट, डायरेक्टर रिसर्च ऑफ बिजनेस रिकॉर्डर अली खिजर साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी जी। क्या हाल है आपके? सर क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं आप? ऑल गुड, थैंक यू। अच्छा सर, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जब इन्फ्लेशन भी इतनी कम है, तारीखी सतह पर कम है, इंटरेस्ट रेट्स भी डाउन है, तो आम आदमी को फायदा क्यों नहीं हो रहा? वो उसका रोना आज भी यही क्यों है कि हम कुछ खरीदने का सोच भी नहीं पा रहे? जी बड़ी अच्छी आपने बात की है। देखिए बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन्फ्लेशन जो पिछले महीने 0.3% आई है, ये तकरीबन पाकिस्तान की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में जो नंबर 1964 से है पर सबसे नीचे का नंबर है। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई नंबर फजिंग नहीं है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के जो हालात है वो भी बहुत कमजोर है। यानी कि आप 1952 से ऑनवर्ड अगर देखें तो जो पिछले 3 साल है, 2023, 24 और 25, इसमें जो ग्रोथ है वो लोएस्ट है सिंस 1950, 51, 52। यानी कि वो एक साल बीच में ऐसा आ सकता है कि ग्रोथ लो हो जाए, जैसे कोविड का साल आया था नेगेटिव, वो अगले साल 5% जंप हो गई। फिर ये कोई 70 की दहाई में इस तरह के आए थे, 2008 में आए थे, कुछ एक साल आते हैं 98 पे आए थे जिसमें इतना लो। 3 साल तक परसिस्टेंटली इतनी लो ग्रोथ होना, ये 1952 के बाद अब हो रहा है। तो उसकी वजह से जो है लोगों की जो जो खरीदने की जो सकत है वो खत्म हो गई है। दूसरा, अगर आप इन्फ्लेशन की बात करें तो आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 2 साल पहले मई 2023 के अंदर इन्फ्लेशन 38% पे गई थी, विच वॉज द हाईएस्ट इन्फ्लेशन इन द हिस्ट्री ऑफ द पाकिस्तान। अगर आपको याद हो कि 2021 से 2024 के दरमियान फूड प्राइसेस डबल हो गई थी। ठीक है, एनर्जी की प्राइसेस भी ऑलमोस्ट डबल हो गई थी। पेट्रोल आपको याद होगा 125 150 रुपए का होता था और ये अपनी पीक पे जो है 300 रुपए से प्लस हो गया था। बिजली की कीमत भी आपको याद होगा कि 20-22 रुपए पे होती थी, फिर लोग कहते थे कि हम 12 रुपए पे लाएंगे, और वही लोग जो है फिर इसको 50 रुपए से ऊपर पे ले गए थे। आपको गाड़ियों की कीमतें याद होंगी, गाड़ियां जब थी 2019 में 18 में, जो गाड़ी जो थी वो तकरीबन 30 लाख की थी, वो अब 1 करोड़ के करीब हो गई है। अब ये इसकी मुख्तलिफ वजूहात है जो भी हैं, बट आपकी जिस करक से जिस तरीके से कीमतें बढ़ी हैं, लोगों की आमदन उतना नहीं बढ़ी है। और लोगों की जो खरीदने की सकत जो है, जो परचेसिंग पावर है, वो सीवियरली एरोड हो गई है। अब उसकी वजह से जो है, चूंकि डिमांड ही इतनी कम हो गई है, तो नेचुरली फिर इन्फ्लेशन भी नीचे आ जाएगी। अब इन्फ्लेशन नीचे आ गई है, उसकी भी कुछ वजूहात सप्लाई साइड की हैं। इन्फ्लेशन में नीचे आने की सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी जो गंदम की कीमत है, जो तकरीबन 4500 रुपए पे चली गई हुई थी, वो 2000 रुपए पे आ गई है। ठीक है, गंदम की कीमत नीचे होने से जो है आटे की कीमत नीचे हो गई, उसकी वजह से हर फूड कमोडिटी की कीमत नीचे हो गई।
और उसकी वजह से जनरली इन्फ्लेशन नीचे आ गई। लेकिन उस आटे के नीचे आने की बख्तमारी ये है कि जो फार्मर है, जो पिछले साल उसने कहा था कि हुकूमत से कि हमने 3900 रुपीज की उसको सपोर्ट प्राइस देनी है, जब वो मार्केट में जब वो बेचने के लिए आया तो सपोर्ट प्राइस तो नहीं आई। उस वक्त हुकूमत ने बाहर से इंपोर्ट कर ली सस्ते दामों पे, और मार्केट में एक सप्लाई गलत आ गया, उसकी वजह से कीमतें गिर गई। इस साल क्या हुआ, अभी पिछले महीने क्या हुआ, आपने इंपोर्ट तो कोई नहीं की, जैसे ही जी फार्मर की मार्केट में जो हार्वेस्ट होके सप्लाई होने के लिए हुकूमत ने जो अपने स्टॉक से वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करना शुरू कर दिए, कीमतें टूट के 200 रुपये 2000 रुपये पे आ गई। अब मुझे बताइए कि हुकूमत एक तरफ ये रिफॉर्म करती है कि जी हम वीट सपोर्ट प्राइस खत्म कर रहे हैं, दूसरी तरफ जहां पे फार्मर बेचने आता है वहां मार्केट में गलत कर देती है, चाहे वो इंपोर्ट से करे या अपनी सप्लाई से करे। तो हुकूमत तो चाहती है कि इन्फ्लेशन कम हो, प्राइसेस गिरें और जब सीजन हो, लेकिन साथ फार्मर की कमर टूट जाए। अब फार्मर की कमर टूट गई है, फार्मर की कमर टूट गई है, वो स्पेंड नहीं कर रहा है, वो स्पेंड नहीं कर रहा। पाकिस्तान की इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो फार्मर की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, आप हिस्टोरिकली देखें, इस पूरे रीजन के अंदर जो जश्न का समा होता है वो गंदम की कटाई के वक्त होता है। पुराने वक्तों में हिंदुओं के जो वो जो होते थे ना, वो मौसम और उसके जो त्योहार होते थे, वो त्योहार भी गंदम की कटाई के हिसाब से होते थे। तो ये अप्रैल मई में ये जो गंदम की कटाई होती है, फार्मर की जेब में पैसा आता है, मनी सप्लाई ऊपर जाती है, फार्मर जाके नई करोला लेता है, फार्मर जाके नया ट्रैक्टर लेता है, फार्मर जाके नई मोटरसाइकिल लेता है, फार्मर जाके नई वॉशिंग मशीन लेता है, फार्मर जाके नए कपड़े सिलवाता है, फार्मर जाके घूमता फिरता है लाहौर इस्लामाबाद में, और आगे जाके खर्चा खुर्चा करता है। तो को बड़ा फार्मर वो उम्रे पे चला जाता है और खर्चे करता है। तो पिछले 2 साल से फार्मर चूंकि कमा नहीं पा रहा, वो खर्चा नहीं कर पा रहा, तो बाकी चीजें बिकना खत्म हो गई हैं। कि आप इस वक्त देखिए, जो आपके हाई हाई स्ट्रीट ब्रांड है, ये सारे ब्रांड जगजुबान होके खेल रहे हैं कि हमने 2019 के बाद कोविड का जमाना देखा, हमने 2022-23 की अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन देखी, लेकिन हमारी डिमांड में वो डेंट नहीं आया जो पिछले साल फार्मर की इनकम के एरोजन से आया है। तो अगर आप देखें तो हर चीज जो बिक नहीं रही है उसका एक बहुत बड़ा लिंक जो है वो फार्मर की फॉलिंग इनकम से है, और उसका इम्पैक्ट जनरल इकोनॉमी पे है, और उस फार्मर की इकोनॉमी इनकम का गिरने का इम्पैक्ट जो है वो गंदम की कीमतें कम होने से, और गंदम की कीमतें कम होने से इन्फ्लेशन कम हो रही है। तो एक तरफ तो इन्फ्लेशन कम हो रही है, दूसरी तरफ से कमाई नहीं हो रही। अच्छा सर, हाँ, एक चीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए समझने के लिए अगर आप समझा दें कि क्योंकि हुकूमत के साइड से हमें हमें ये नैरेटिव मिल रहा है, वो इन्फ्लेशन को जोड़ रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से। तो आप ये अगर समझा दें कि इकोनॉमिक ग्रोथ एक अलग चीज़ है और इन्फ्लेशन एक अलग चीज़ है। इन्फ्लेशन जो होती है वो प्राइस इंक्रीज होती है, कीमतों का बढ़ना होता है। कि एक चीज 100 रुपए की है, अगले साल वो 110 की होगी, तो 10% कीमत उसकी बढ़ गई है। ठीक है, एक और ग्रोथ होती है कि वो चीज बिकी कितनी है। एक चीज अगर 10 यूनिट बिकी थी तो अगले साल वो 12 यूनिट बिकी है, तो उसमें 22% ग्रोथ हो गई है। ठीक है जी, 20% सॉरी ग्रोथ हो गई है। तो वो एक अलग चीज है। अगर एक 100 की चीज 110 की हो गई है, ठीक है, लेकिन वो 10 की जगह 9 बिक रही है, तो ग्रोथ तो नेगेटिव है। तो ये दोनों चीजें बुनियादी तौर पे फर्क है, इनका लिंक भी होता है और नहीं भी होता। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन कम हो गई है कि लेकिन ग्रोथ नहीं आ रही, और ग्रोथ नहीं आ रही तो एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रही। दो चीजें जो होती है ना, इकोनॉमिस्ट जो होती है ना, बड़े गौर से देखते हैं। और वो सेंट्रल बैंक भी जो होते हैं यूजुअली उनका दो चीजों पे बड़ा इंफोसिस होता है। एक होता है प्राइस स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन जिससे कहते हैं, दूसरा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो ग्रोथ से लिंक्ड होती है। कि भाई आपने दो चीजें हैं ना, कि भाई कंज्यूमर है, भाई आप एक कंज्यूमर है, आपके लिए दो चीजें हैं, एक की कीमतें ज्यादा ना बढ़े, दूसरा आप पे रोजगार का मौका मिलता रहे, तो बस ये दो चीजें ठीक है तो सब ठीक है। एक चीज इसमें से खराब हो गई, आपको रोजगार का मौका नहीं मिल रहा, तो जितनी मर्जी इन्फ्लेशन कम हो जाए आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे, आप खरीदेंगे क्या? या आप आपको रोजगार का मौका अच्छा मिल रहा है, लेकिन आप कमा के आ रहे हैं, जो अगले महीने वो 20% कीमत बढ़ जाती है, तो भी आपको फायदा नहीं होगा। तो दोनों चीजों का जो बैलेंस है ना, वो बड़ा जरूरी है। तो पाकिस्तान के अंदर ये बैलेंस आउट हुआ हुआ है। अच्छा सर, ये जो डिमांड डिस्ट्रक्शन, ये जो हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, आपने कहा कि इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि चीज़ बिक ही नहीं रही है। तो अचानक ऐसा क्या हो गया? अगर मैं आपसे सबसे बड़ी वजह पूछूं, क्या टैक्सेशन है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम इस दौराहे पे आज खड़े हुए हैं?
आपके पिछले 3 साल से ग्रोथ नहीं आ रही। हमने बताया है FY 23 24 और FY 25, ये 3 साल की ग्रोथ जो है, इनकी एवरेज जो ग्रोथ है वो 1950 और 52 के बाद अब सबसे लोएस्ट ग्रोथ है इस मुल्क की। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, हमारी लाइफ टाइम में हमने नहीं देखा। मेरी आपकी उम्रें दोनों मिला दें तो इतने 1950 तक नहीं हम पहुंचते हैं। तो हम तो मिल के भी नहीं सोच सकते कि ये क्या हालात हमारे से ऊपर आ गए हैं, हम क्या देख सकते हैं। तो इसमें ये बड़ा ही बहुत बड़ी एक 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 मूवमेंट आई है कि जी आप आपकी ग्रोथ नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आप देखें कि पहले आपकी एक 22-23 के अंदर और 23-24 के अंदर बहुत शदीद किस्म की इन्फ्लेशन आई। जैसे मैंने आपको बताया कि फूड की कीमतें डबल हो गई, एनर्जी की कीमतें भी बहुत सारी डबल के करीब करीब हो गई। लेकिन लोगों के इनकम लेवल उस तरह नहीं बढ़े, तो लोगों की जो खरीदारी की जो ताकत थी वो कम हो गई। उनके लाइफस्टाइल एडजस्ट हो गए, वो अपना स्पेंड कम करने लग गए। अगर आप गाड़ी पे आते थे तो गाड़ी से आपने मोटरसाइकिल पे आ गए, गाड़ी बेशक घर में छोटी मोटी रखी हो बट आप सफर पे मोटरसाइकिल पे निकलने लगे। अगर आप अपने बच्चों को लेके थाईलैंड का ट्रेवल जा करते थे तो अब आप स्कर्दू जाने लग गए। अगर आप स्कर्दू जाते थे अब मरी जाने लग गए, मरी जाने लग गए तो अब लियारी तक ही अब जाते हैं। तो इस तरह से करते करते ये सूरत हाल आपकी जो है ये बनती जा रही है कि आपकी परचेजिंग पावर एरोड हो गई। आपने नई गाड़ी नहीं ली, आपने नई मोटरसाइकिल नहीं ली, आपने फ्रिज एसी नया लेना था वो नहीं लिया, क्योंकि आपके पास सकत नहीं थी। आप खाने पीने में ही इतना आपको फंसा दिया गया कि आप कुछ कर नहीं सके। तो जब आप कर नहीं सके तो ओवरऑल इकोनॉमिक डिमांड नहीं आई, तो उससे ग्रोथ नीचे आ गई। दूसरा मैंने आपको मुद्दा बताया कि जो ये हुआ है इसकी वजह से, वीट की वजह से, वो उसमें सोने पे सुहागा हो गया कि जी पहले ही जो एक इन्फ्लेशन की अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन से जो डिमांड डिस्ट्रक्शन थी, क्या वो कम थी कि आपने फार्मर की बिल्कुल कमर तोड़ दी। और उससे इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा जो पहिया जो इस सदियों से पर चला आ रहा है, और इस मुल्क की 70 साल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा इकोनॉमिक इवेंट जो होता है वो वीट की हार्वेस्टिंग के टाइम पे होता है। और सबसे बड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ वो जो वो आता है, वो एक बम्प आता है, वो वीट की सपोर्ट, वीट की काश्त के बाद उसके आता है। जब वो बिकता है मार्केट में तो आता है, वो आपने मार्केट में से 2 साल से निकाल दिया। और ये दोनों चीजें मिली तो ये हालात हो गए जिन हालात में मैं और आप बैठे हैं सुमनुम गुमसुम। अच्छा सर, अगर ये डिमांड इसी तरह रहती है तो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसका फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं? क्या वो सरवाइव कर पाएगी? आपको थोड़ी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की मैं सूरत बता दूं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का जो इंडेक्स है उसके अंदर 22 सब इंडिसेस हैं। जैसे ऑटोमोबाइल है, टेक्सटाइल है, गारमेंट्स है, फार्मास्यूटिकल है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो 22 सब इंडिसेस हैं। उन 22 में से 11 इंडिसेस जो हैं वो इस वक्त 2015 के लेवल से नीचे हैं। यानी कि 2025 के अंदर 22 में से 11 इंडिसेस का लेवल जो 2015 में था उससे नीचे है। ठीक है जी। और ओवरऑल जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 2019 में जो थी आज उससे नीचे है। तो अब इन हालात के अंदर हम कितनी रिवाइव कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? मैं आपको गाड़ियों की मिसाल दे देता हूँ। हमारे मुल्क के अंदर 2022 के पहले 9 महीने में तकरीबन 1,72,000 गाड़ियां बिकी थी, जो पामा का रिकॉर्ड होती हैं। अगर बाकी गाड़ियां भी मिला ले तो तकरीबन वो आप समझ लें कि 2 लाख गाड़ियां बिकी थी उस वक्त के हिसाब से। 9 महीने में, इस 9 महीने में हमारी जो गाड़ियां बिकी है 75,000, अगर बाकी भी मिला ले तो समझे 90,000 बिकी हैं। तो 2 लाख से 90,000 गाड़ियां हो गई हैं। अभी ये गाड़ियां बढ़ी हैं, यानी कि अभी लोग कहते हैं ना कि गाड़ियों की जो पिछले साल से इस साल 50% बढ़ी है। बढ़ी है, बिल्कुल बढ़ी है, लेकिन इसकी जो पीक थी 2022 में अभी उसका आधा भी नहीं पहुंचा। अच्छा, पहले इस मुल्क में 3 गाड़ी बनाने वाले होते थे, फिर 6-7 हो गए, अब तो ईंट उठाओ एक गाड़ी वाला निकल आता है। कोई चाइनीज गाड़ी आ रही है, कोई आ रही है, 12-15 गाड़ी बनाने वाले आ गए, BYD भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया। ठीक है जी। और गाड़ियां जो है वो बिक नहीं रही हैं। तो अब उसमें आप देखें क्या मसला है भाई, कारोबार कैसे चलेगा, ये LSM कैसे चलेगा? अब ऐसे लोग हैं जिन्होंने गाड़ियों के प्लांट लगाए हुए हैं, बहुत बड़े सेठ हैं, वो प्लांट बेचना चाहते हैं, वो प्लांट का खरीदार नहीं आता उनके लिए। ठीक है जी, कि भाई इसको कौन खरीदेगा भाई, ये मतलब मुझे बताए कि गाड़ी की सेंस ही नहीं बनती कि इतनी गाड़ियां बनाने वाले हो गए, इतनी कम डिमांड हो गई। तो ये एक LSM का प्रॉब्लम है। तो हमारे यहाँ सिर्फ LSM में कुछ चीज अगर ग्रो कर रही है वो टेक्सटाइल के अंदर गारमेंट्स का सेक्शन ग्रो कर रहा है ज्यादातर।
बाकी तकरीबन सब सेक्टर्स का यही बुरा हाल है। और उसमें बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बंद हो सकते हैं। अब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर गाड़ियों की डिमांड ऐसी रही तो अगले 5 साल में जो आपके 10-12 ऑटोमोटिव जो प्रोड्यूसर है उसमें से दो चार जो है वाइप आउट हो जाएंगे। आपके टेक्सटाइल के अंदर वो जो आपके यान के और आपके कपड़ा बनाने वाले यानी कि जो स्पिनिंग और वीविंग मिल वाले होते हैं वो ऑलरेडी बंद होना शुरू हो चुके हैं। और चाइना से जितनी डंपिंग होना शुरू हो चुकी है और आती है होती जाएगी, ये और बंद होते जाएंगे। इस तरह से और भी बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है वो आपकी बंद होने जा रही हैं। और उसमें सकत नहीं है, यानी कि 2015 के लेवल पे अगर इंडस्ट्री नहीं है, 2019 के लेवल पे ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर की ये है, और जो आज के कॉस्ट स्ट्रक्चर्स है, तो इसमें अगर ये इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइव नहीं करेगी अगले 2-3 साल, तो आप देखिएगा कि बड़ी मैसिव लेवल पे हमारे यहाँ जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के इम्कानात हैं। सर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का तो आपने बता दिया, अगर हम उस तरफ आ जाएं स्मॉल बिजनेसेस रिटेलर, तो वो सब इस चीज से कितने मुतासिर हैं? यार देखे, एक ग्रोथ के नंबर तो वहां पे फज हुए हैं मेरे ख्याल में। मतलब आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, मैंने बताया कि आपका जो है वो नेगेटिव में चल रहा है, और वो आपको बताया कि 2015 2019 के नंबर के अराउंड अभी घूम रहा है। और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम ग्रोथ देखें तो वो माशाल्लाह 8% पे ग्रो कर रहा है। मतलब ये कोई बात समझ नहीं आती ना। तो वो मेरा ख्याल है उसका हाल अगर वो उसका उसका नंबर भी देखे तो इनफैक्ट उसके हालात भी ऐसे ही हैं जैसे लार्ज स्केल के हैं। देखिए, ये सप्लाई चेन होती है, एक पूरी सप्लाई चेन होती है। बड़ी कंपनी होती है वो बड़ा प्रोडक्ट बनाती है, उसके पार्ट्स जो है छोटी कंपनी बनाती है, उसके नीचे खरादी है और बहुत सारे और मार्केट्स होती हैं। फिर वो पार्ट्स बेचने के लिए, फिर बड़ा प्रोडक्ट बेचने के लिए पूरी मार्केट्स होती हैं। तो एक पूरी सप्लाई चेन होती है कि रॉ मटेरियल है वो कोई बना रहा है या उसको इंपोर्ट कर रहा है, फिर उसके बाद उसके पार्ट्स बना रहा है। उन पार्ट्स को लेके हमारी बड़ी कंपनियां बना रही हैं, फिर वो बड़ी कंपनियां जो है वो मार्केट में बेच रही हैं, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है, रिटेलर आ रहा है। एक पूरी वैल्यू चेन होती है। तो जब आपकी सब चीजें नहीं बिक रही तो पूरी वैल्यू चेन इम्पैक्ट हो जाएगी। नेचुरली आपकी जो सर्विसेज रिटेल होलसेल जो है वो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। कि जैसे ही ये इनके प्रोड्यूस बनेगी, इनके प्रोडक्ट्स आएंगी, उनकी डिमांड आएगी, वो मार्केट में बिकेगा, तो ये रिटेल और होलसेल और बाकियों की भी डिमांड आएगी। अच्छा सर, इंडस्ट्री से अगर हम लोग डोमेस्टिक यूज की तरफ अगर हम आए, तो हम उस तरफ भी ये देख रहे हैं कि चाहे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो चाहे गैस कंजम्पशन हो, इस वक्त जो पाइप प्रेशर है, मेरे पास जो सामने डेटा है उसके मुताबिक 5.2 क्यूबिक फीट, बिलियन क्यूबिक फीट इस वक्त प्रेशर है, जो कि 4.2 से 4.6 नॉर्मल होता है। तो एक आम आदमी भी उसकी सकत इतनी नहीं रही है कि वो कुछ खरीद सके। या मेरे भाई, मतलब ये कॉमेडी ऑफ एरर्स है। अफसोस होता है कि हमने अपने मुल्क के रिसोर्सेज को किस तरह मिस यूटिलाइज किए है, हमने किस तरह के गलत फैसले किए हैं, और हम उन गलत फैसलों के ऊपर की वजह से हम किस तरह के नुकसानात पड़ रहे हैं। आज आपके मुल्क में ये हाल है कि आपके मुल्क के अंदर जो डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन है वो कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे पास पाइप में रखने की जगह नहीं है। पाइप में रखने की इसलिए जगह नहीं है कि जो हमारे पाइप में गैस है उसकी डिमांड नहीं है। वो डिमांड इसलिए नहीं है कि जिस कीमत पे हम बेच रहे हैं उस कीमत पे डिमांड ऐसी नहीं है। वो कीमत पे इसलिए बेच रहे हैं कि हम जो इंपोर्ट करते हैं आरएलएनजी बहुत बहुत महंगी इंपोर्ट करते हैं। उसको महंगी करते हैं, जब उसको मार्केट में सप्लाई करने होते हैं वहां पे खरीदार नहीं आते। और जो खरीदार है वो कम कीमत पे कर रहा है, उसकी हम लोड शेडिंग भी कर रहे हैं। यानी कि आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के घरों में रहते हैं, तो आज शायद समर के महीने में भी आपको गैस की लोड शेडिंग का आपको फैसला करना पड़ा है, जबकि पाइपलाइन आपकी फट नहीं है। ये तो एक वो काउंटर इंट्यूटिव बात हो गई भाई कि इतनी गैस है तो सप्लाई क्यों नहीं देते। वो इसलिए नहीं देते कि भैया आपसे जो बिल आता है उसे कॉस्ट पूरी नहीं होती। कॉस्ट हमारी इसलिए पूरी नहीं होती कि हमने महंगी एलएनजी ली है। तो भैया महंगी एलएनजी क्यों ले रहे हैं, छोड़ दो लेना। वो इसलिए ले रहे हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें हमने कहानियां बताई थी कि 2015-16 में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने 2021-22 में कॉन्ट्रैक्ट किया, 2 कॉन्ट्रैक्ट किए हैं एलएनजी के भी। 10-10 कार्गो हम महीने के ले रहे हैं, हमारे पास मार्केट में डिमांड नहीं है। अब मार्केट में वो हमें लेना है, फिर हमने एलएनजी के टर्मिनल लगाए हुए हैं जो भी मस्ट पे है। यानी कि हमने कतर से कॉन्ट्रैक्ट किए, फिर एलएनजी की हमने टर्मिनल के कॉन्ट्रैक्ट किए, जिसमें हमने पैसे देने देने हैं, जिसमें हम गैस खरीदी जा रहे हैं, उस गैस का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उस गैस को बेचने के लिए जो कीमत देने वाले वो नहीं है। अच्छा जी, कीमत देने वाला जो सबसे अच्छा कंज्यूमर था वो इंडस्ट्रियल था, वो कैप्टिव के ऊपर काम करता था। आज हमने आईएमएफ से खुद कह के
खुद कह के कि जी ये इसको हमने पावर ग्रिड पे मूव करना है, क्योंकि हमारी पावर कंजम्पशन कम है, ग्रिड की कंजम्पशन कम है, वहां पे हमने कैपेसिटी कैपेसिटी ऐड कर दी हुई है बहुत ज्यादा। वो भी क्यों की थी, वो भी एक सवाल है। वो हमने ऐड कर दी है, तो हमें ये इनको गैस से इस पे मूव करना है, तो गैस की कीमत बढ़ा दो। उन्होंने गैस की कीमत को बढ़ा के 3,000 से 3,500 की, यहाँ पे 3,500 पे 700 रुपए का लेवी लगा लिया। अब उस प्राइस पे कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वहां पे उन्होंने गैस खरीदनी छोड़ दी, तो गैस की सप्लाई हो गई। और मजे की बात है, वो बिजली वाले जो है वो बिजली पे भी नहीं आ रहे, पावर पे भी नहीं आ रहे। आपको कल का नंबर दूं, कल आप 6 मई था शायद, अगर आप तारीख देख लें, सुबह 11 बजे पाकिस्तान की डिमांड जो थी 13,000 मेगावाट थी। 13,000 मेगावाट पूरे पाकिस्तान की एनटीडीसी की डिमांड थी, गर्मियों के महीने के सुबह 11 बजे। कैन यू बीट दैट? कैन यू बीट दैट? और आपने और आपकी एलएनजी की पाइपलाइनें फट रही हैं, आपने कैपेसिटी अपनी नौ से ऊपर आप पावर सेक्टर की पे कर रही हैं, वही आप एलएनजी में भी हो रहा है। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हमले के जिन लोगों ने किए, चाहे वो इमरान खान के जमाने में बाजवा साहब ने किए थे नदीम बाबर के साथ, या शायद खाकान अब्बासी ने किए थे नवाज शरीफ के साथ, अब मुझे बताइए मैं किसको पकड़ूं, किसको इल्जाम तराशूं? घर तो मेरा जल रहा है, आपका जल रहा है, 250 मिलियन लोगों का जल रहा है। फिर ये जो बिजली के कारखाने इतने लग गए, इतने कोयले के लग गए, इतने एलएनजी के लग गए, ये क्यों लगा के गए? किसको पकड़ू, किसको इल्जाम तराशू? घर तो आप दोनों का, मेरा, हम सबका चल रहा है। कि हमारे घर में गैस नहीं आ रही, हमारे घर में बिजली आ रही है तो इतनी महंगी है कि हम एसी नहीं लगा सकते, और मुल्क के अंदर इतनी सप्लाई है कि वो मतलब उसकी कीमतें दे दे के ये हम जो कैपेसिटी जो है, हम बुरे हालात पे हो गए हैं। तो ये एक कॉमेडी ऑफ एरर है और बहुत बड़ा मसला है। और गैस का जो पिछले दिनों में जो ये फैसले हुए हैं, ये इंतहाई गलत फैसले हुए हैं, और ये हम लोगों ने खुद किए हैं। हम कतर से अपनी गैस को जब तक खत्म नहीं करेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट को, हमारा गैस का मसला हल नहीं होगा। हम कान को इधर से पकड़ लें, इधर से पकड़ लें, क्योंकि हमारे मुल्क में डिमांड नहीं है, इस प्राइस पे डिमांड नहीं है। हमारा 2026 के अंदर प्राइस रीओपनिंग है। एक कॉन्ट्रैक्ट में हम वॉक अवे कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में हम रह सकते हैं, तो हमें 10 से 5 कार्गो पे आ जाए। हमारे दो एलएनजी टर्मिनल हैं, एक टर्मिनल से वॉक अवे कर सकते हैं, एक से नहीं कर सकते। जिससे वॉक अवे कर सकते हैं, वो जो ग्रुप आके एसआईएफसी में बोल रहा होता है कि अगर तुम वॉक अवे कर गए तो भाई मैं अपने फॉरेन इन्वेस्टर को ले जाऊंगा। हर कोई तो हमें यहाँ पे ब्लैकमेल कर रहा होता है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर को लेके आ रहा होता है, कोई एम्बेसडर को लेके आ रहा होता है, कोई क्विक को लेके आ रहा होता है। और भाई इनका सोचेंगे, ये हम 250 मिलियन लोगों का सोचेंगे, इन लोगों को रोजगार कैसे देना है, इन सेक्टर्स को रिवाइव कैसे करना है, इस इकोनॉमी को कैसे चलाना है। तो बहरहाल ये मसला तो हल करना है। और अनफॉर्चुनेटली गैस का मसला इस लेटेस्ट कॉमेडी एंड लेटेस्ट जो रेकलेसनेस इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द पास्ट पीपल है, कि हमारे यहाँ पहले गोली चलाते हैं, बाद में सोचते हैं कि यार मतलब हम इसको इसका इसका सोचेंगे करना क्या है हमने। हम सोचते बाद में हैं, एक्शन पहले कर देते हैं। अच्छा सर, ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये जो डिमांड डिस्ट्रक्शन की साइकिल है ये टेम्परेरी है या फिर ये लॉन्ग टर्म तक ये प्रिवेल करेगी? इसके कुछ क्या देखिए, हमारे पास सिग्नल्स हैं? देखिए मैं आपको बताया है कि ये जो डिमांड डिस्ट्रक्शन है, जो हमारी ग्रोथ का जो नंबर है, ये पिछले 70-75 साल की हिस्ट्री का सबसे लोएस्ट नंबर है। 1950-52 से आगे इस तरह नहीं आया, तो नेचुरली ये इतना टेम्पररी नहीं है। बट ये आहिस्ता आहिस्ता ये भी वापस चली जाएगी, मतलब ये भी कोई किसी वक्त पे चीजें थोड़ी रिवाइव हो जाएंगी, लेकिन हमारे स्ट्रक्चर इम्बैलेंसेज इतने हैं कि जब तक हम उनको ठीक नहीं करेंगे तो वो चीज नहीं होगी। आज अगर हमारी ग्रोथ आना शुरू हो जाती है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाता है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में जाता रहता है, हमारे हमारे रिजर्व नीचे गिर जाते हैं, और रिजर्व नीचे गिर जाते हैं, हमारी करेंसी 300 से 500 पे चली जाती है। इसका सोच के जो है ना, पॉलिसी मेकर्स को जो है ना, दे शिवर, मतलब वो कि क्या होगा, इस डर से ही ग्रोथ नहीं लाने दे रहे। आपके बड़े मसले हैं, बहुत मसले हैं। एक है कि टैक्स है, तो जो टैक्स देता है तो उसको टैक्स निचोड़ के उससे ले लो, जो नहीं देता तो नहीं देता, यार क्या कर सकते हैं, वो नहीं दे रहा बेचारा। हम फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, हम उन्हें कहते हैं जी आपने सैलरीज वालों पे, नॉन सैलरीड लोगों पे बड़ा टैक्स लगा दिया। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, I'm सॉरी मैंने लगा दिया, बट मैं और किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं आपसे ही लूंगा। तो क्या करें हम इस फाइनेंस मिनिस्टर का जो ऐसी बातें आके करते हैं? अगर आप नहीं टैक्स लगा सकते तो फिर आप फाइनेंस मिनिस्टर क्यों रहे हैं? आप प्राइम मिनिस्टर हुकूमत पे क्यों आए हैं? आप आए हैं, हुकूमत आपने ली है, फॉर्म 47 है, 45 है, मुझे नहीं इससे कंसर्न। आप इस मुल्क को चला रहे हैं तो आप इस मुल्क को ठीक तरह से चलाएं फिर।
ये क्या बात हुई कि यार जो जो टैक्स देता है उसको निचोड़ी जाओ ताकि वो भी उससे निकलता रहे नेट। तो इस सिस्टम्स को हम ठीक जब तक नहीं करेंगे नहीं होगी चीजें, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई इरादा नहीं लगता ठीक होने का। मुझे लगता नहीं है कि कोई कर सके, मुझे कोई असरात नहीं नजर आ रहे उसके ठीक होने के। अच्छा सर, ये जो डिमांड डिस्ट्रक्शन है, कहीं ये इस वजह से तो हमें नहीं देखने में मिल रही कि जो हमारा कंजम्पशन चैनल्स हैं वो फॉर्मल से इनफॉर्मल की तरफ मूव हो गए हैं, जैसे कि अनरिकॉर्डेड जो मार्केट्स होते हैं। यार अनरिकॉर्डेड मार्केट भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो हो रही होती है भाई। गाड़ी जो मुल्क में बिकती है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो हो रही होती है, मोटरसाइकिल भी बिकती है। चले थोड़ी बहुत अनरिकॉर्ड होती है बट वो कहीं ना कहीं मनी सप्लाई का पार्ट तो आ रही होती है, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट तो आ रहा होता है। वो सारी चीजें होती है। मेरा नहीं ख्याल इनफॉर्मल की तरफ बहुत बढ़ी है, लेकिन इनफॉर्मल की तरफ भी बढ़ रही है। अब मैं आपको थोड़ी छोटी छोटी मिसालें देता हूँ कि इनफॉर्मल की तरफ बढ़ रही है हमारे मुल्क में। एक तो आप टैक्स रेट बढ़ा रही है, दूसरा आपका इन्फोर्समेंट नहीं है। आप टैक्स रेट बढ़ाई जा रहे हैं, दूसरी इन्फोर्समेंट नहीं है। आपने 2022 के अंदर टबैको के अंदर जो है टैक्स डबल कर दिया। आपकी गोल्ड लीफ का सिगरेट जो है इस वक्त अगर वो 485 रुपए का सिगरेट है तो उसमें 400 रुपए प्लस तो उस पर टैक्स है। ठीक है जी, जब आपने 400 रुपए का टैक्स कर दिया 500 रुपए की डब्बी पे, तो अगर कोई टैक्स चोरी कर रहा है तो वो 300 रुपए का पैकेट बेच रहा है, 100 रुपए के अंदर उसकी बन रहा है, 200 रुपए वो या कमाई एक्स्ट्रा कर रहा है या वो रिश्वतें दे रहा है। और इस वक्त मार्केट के अंदर एक नया ब्रांड है जिसके को 8 10 15 वेरिएंट आए हुए हैं और जबरदस्त किस्म का फ्रेश सिगरेट है। वो 150 रुपए से 300 रुपए के अंदर आपको पैकेट मिलता है। वो ये आपके खैबर टबैको वाले पीटीआई के सेनेटर्स हैं, ये लोग बना रहे हैं। उन्होंने दुबई में इधर उधर फैसिलिटीज बनाई हुई हैं और मार्केट में दबा के सप्लाई हो रही है। दबा के सप्लाई हो रही है, उस पर कोई टैक्स नहीं हो रहा। एक और मैं मिसाल आपको देता हूँ। आपने दूध पीते हैं आप और जूस भी पीते होंगे आप। आपके घर में डब्बे का दूध आता है, वॉलपर्स इस ऐसा ही तरह है, का, ऐसा ही है। या ठीक है, तो फिर तो आप बड़े अमीर आदमी हैं। क्योंकि आपके फाइनेंस मिनिस्टर तो ये कहते हैं कि जो डब्बे का दूध पीता है वो तो अमीर आदमी है, तो भैया आप बहुत अमीर आदमी है, ये मान लिया फाइनेंस मिनिस्टर आपके मुताबिक। ठीक है जी, डब्बे का दूध जो आता है या डब्बे का जो जूस आता है इस पे इन्होंने टैक्स लगा दिया है। जीएसटी लगा दिया एक पे जो पहले नहीं था, दूसरे के ऊपर जीएसटी था तो एफईडी उस पे बढ़ा दी। यानी कि दोनों की कीमतें जो है 15 20% से ज्यादा बढ़ गई हैं। ठीक है जी। अब उनको बढ़ने के बाद क्या हुआ है कि वहां पे उनकी डिमांड गिर गई और मार्केट में जो है वो एक छोटे प्लेयर आ गए जो आपको डब्बे का जूस बना के दे रहे हैं। और वो डब्बे का जूस जो है उसकी क्वालिटी शायद इतनी अच्छी नहीं है जितनी क्वालिटी इनकी है, क्योंकि वो क्वालिटी हो सकती है अच्छी हो लेकिन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते, वो टेस्ट फॉलो नहीं करते, वो टैक्स चुराते हैं, वो बाकी जो जो चीजें हैं, उनको चुराते हैं। और उसके बाद वो मार्केट में बेच रहे हैं और वो मार्केट में सस्ता बेच रहे हैं, जाहिर बात है क्योंकि वो टैक्स नहीं कर रहे। वो मार्केट वो एक लेके जा रहे हैं। तो दूध बनाने की जो पैकेजिंग की कंपनी है जो टेट्रा पैक के नाम से काम करती है, बड़ी पुरानी कंपनी है, वो टेट्रा पैक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है वो मतलब इस हालत पे आ गई है कि 2 3 साल रहे तो टेट्रा पैक पाकिस्तान से बंद हो सकती है अगर ये हालात बेहतर ना हो। ये हाल हो गए है उस कंपनी का। तो उनके एम्प्लॉयज के सरों में दर्द हो गई है कि वो ये हालात हो गए हैं उनके, क्योंकि वो चाइना से वो ला रहे हैं, जो ये डब्बे वाले हैं ये चाइना से पैकेजिंग ला रहे हैं, ना उस पे टैक्स देते हैं ना इस पे टैक्स देते हैं और बेची जा रहे हैं। और जो टैक्स देने वाली जो प्रॉपर प्रोडक्ट देने वाली है उसकी मार्केट कम होती जा रही है और ये चलता रहा तो शायद बंद भी हो जाए। तो इस तरह की और भी बेशुमार छोटी छोटी मिसालें आपको निकल आएंगी कि जहां पे आपने टैक्स बढ़ाया वहां पे टैक्स एवेजन शुरू हो गया। आपने आईटी सेक्टर को कहा कि जी इस पे टैक्स कम है, ठीक है जी, टेक्सटाइल की इनकम पे इसकी टैक्स कम है, अगर एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल की इनकम पे आपने टैक्स बढ़ा दिया पिछले साल, आपने उस पे पूरा पूरा टैक्स लगा दिया। इस वक्त जितनी बड़ी कराची इस्लाम फैसलाबाद लाहौर मुल्तान की बड़ी कंपनी है, जाके देखे सामने आईटी कंपनियां खोल दी हैं, पता नहीं वो कौन सा एआई बेच रहे हैं कौन सा बेच रहे हैं। वो ये अपनी टेक्सटाइल की जो इनकम है वो आईटी कंपनियों के थ्रू लेके आ रही है और वहाँ वहाँ आहिस्ता आहिस्ता देखिएगा आईटी एक्सपोर्ट बढ़ती जाएगी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कम होती जाएगी, टैक्स चोरी इधर होती रहेगी, ये होता रहेगा। फिर ये आईटी कंपनियों को अगर आपने इनकी इनकम को टैक्स एग्जाम या कम दिया हुआ है, वो अपने एम्प्लॉयज को बाहर अपने दुबई के सिंगापुर के इधर उधर के वो जाके वहां पे उनको उनको रजिस्टर कराते हैं, वो यहाँ पे रेमिटेंस से पैसे भगाते हैं। जो मैं और आप 40% का 45% का टैक्स पे कर रहे हैं वो 1% दे के फारिग हो जाते हैं। ये क्या बात है, ये क्या मजाक है आपके मुल्क में।
कि भाई आप किसी को, अगर आपने किसी को एक्सपोर्ट पे प्रमोट करना है तो उसकी कॉस्ट उसकी कम करो, उसको कोई इनपुट कॉस्ट कम कर दो, उसको इंटरेस्ट रेट कम कर दो। भाई इनकम इनकम है, जिधर मर्जी से आई उसको तो टैक्स नहीं करो। लेकिन जो इनकम डॉक्यूमेंट हो गई उसको काबू कर लेना है। आई एम सॉरी सर, ये फाइनेंस मिनिस्टर ये कहेंगे कि मैं कर कुछ नहीं सकता। आपकी बात मानता हूँ, आपके साथ जाती हो रही है, बट आई एम सॉरी, वो टैक्स नहीं देता, मैं उससे टैक्स ले नहीं सकता। ट्रेडर को आप टैक्स नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर वाले को आप टैक्स नहीं कर सकते। और आप नए नए तरीके निकालते हैं, और जो अमीर लोग हैं वो भी उस टैक्स को चोरी करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे भाई, तो टैक्स जो दे रहा है वो फिर उसमें से, मुल्क में से निकलेगा, छोड़ जाएगा, या वो उसकी उनकी उसकी कंजम्पशन कम हो जाएगी, और ऐसा ऐसा इनफॉर्मल बढ़ता जाएगा। तो अभी इनफॉर्मेलिटी इज ग्रोइंग, और ऐसा ऐसा इनफॉर्मेलिटी बढ़ती रहेगी अनलेस एंड अनटिल आप टैक्स रेट कम करें या इन्फोर्समेंट बेहतर करें। आई थिंक आपको टैक्स रेट भी बेहतर कम करना चाहिए, एनफोर्समेंट भी बेहतर करना चाहिए, बट दोनों में मुझे कोई असरात नजर नहीं आ रहे। अच्छा सर, ये जो, अगर ये कहना क्या सही होगा अगर हम लोग डिमांड डिस्ट्रक्शन के हवाले से बात करें, कि हुकूमत आईएमएफ ऑप्टिक्स के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रही है, शॉर्ट टर्म्स ऑप्टिक्स के ऊपर ज्यादा रिलाई कर रही है बनस्बत लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स? तो यार, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर रिफॉर्म ना आईएमएफ को चाहिए ना हुकूमत को चाहिए। हुकूमत का होराइजन होता है 5 साल, आईएमएफ का होराइजन होता है 3 साल, वट एवर द प्रोग्राम है। तो दोनों के शॉर्ट टू मीडियम टर्म के गोल्स हैं, वो उसको लेके चलते हैं। आईएमएफ ये कहता है कि भाई चाहे तब तक आईएमएफ पे प्रोग्राम में हो, पाकिस्तान की जो डेट रीपेमेंट है, पाकिस्तान ने जो इंपोर्ट की एलसीएं विलसियां खोलनी है, उसकी पेमेंट में मुश्किल ना हो। आईएमएफ ये देखता है बस। उसके लिए फिस्कल, अगर आपने नंबर ठीक करने हैं तो आप टैक्स कलेक्शन बेहतर कर दे, कहाँ से करनी है वी डोंट केयर। आई डजंट केयर, मतलब कहने को जो मर्जी कहते रहे, बट दे डोंट केयर इन एसेंस। और हुकूमत भी ये कहती है कि यार अगले इलेक्शन साइकिल तक देखेंगे देखेंगे कर लेंगे, वो भी डजंट केयर। वो भी कहती है यार अगर ट्रेडर तो मेरा वोटर है, उसको मैं कैसे टैक्स लाऊं। पीपल्स पार्टी कहती है एग्रीकल्चर वाला मेरा वोटर है, मैं उसको कैसे टैक्स लाऊं। जो सारे टैक्स अवेटर है, या तो वो सेनेटर, वो जो बड़े बड़े टबैको वाले हैं, बड़े बड़े एग्रीकल्चर वाले हैं, बड़े बड़े ट्रेडर वाले हैं, वो आपके पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, सेनेट में बैठे हुए हैं। वो सारे लॉबीज कर रहे हैं, लॉबिंग कर रही है, वो आपको टैक्स नहीं लगाने देते। सब इसमें खुश है, गरीब को पिसवाते जा रहे हो, पिसता जा रहा है। और वो पिसता जा रहे है, उसकी बात हो गई है, और मुल्क की बात हो गई है, कितना चलाओगे, ये बात आ गई है। अच्छा सर, वे फॉरवर्ड क्या है इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए? हाय, मतलब कुछ सीधे हो जाए हम लोग, को हम अपने अमाल को ठीक कर लें, को हम अपने इंट्रोस्पेक्ट करें, को हम कोई मुल्क के अंदर जस्टिस लेके आए, को मुल्क के अंदर इक्विटी लेके आए, मुल्क के अंदर कोई लॉ इन्फोर्समेंट लेके आए, ये सारी चीजें करेंगे, गवर्नेंस बेहतर करें, तो बाकी चीजें ठीक होंगी। ये जितने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स हैं, इसके कोई हार्ड कोर इकोनॉमिक इश्यूज नहीं कि इंटरेस्ट रेट 2% पे कर दो, आप एक्सचेंज रेट 500 पे कर दो, ये उस पे कर दो, वो उस पे कर दो। इन चीजों से आपके मसले ठीक नहीं होते। ये चीजें आपके सिम्टम्स को सॉल्व करने के लिए होती हैं, मसले आपके डीप डाउन गवर्नेंस के हैं। डीप डाउन इश्यूज आपके जो है उनके हैं, जिनको आपको ठीक करना है। इनएफिशिएंसीज है, एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसको आपने ठीक करना है, टैक्सेशन के गैप्स हैं जिसको आपने ठीक करना है, गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसीज है जिसको आप ठीक करना है, ब्यूरोक्रेसी की रेड टेप है जिसको आपने कम करना है, सो एंड सो फोर्थ गिनते जाएंगे। मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस की ट्रस्ट पासिंग है मुख्तलिफ जगहों पे, कुछ लोगों का, कुछ इंस्टीट्यूशन का कारोबार में बहुत ज्यादा शेयर है, उस शेयर को कम करना है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन बेहतर करनी है, एक आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देना है, आपको बैंक करप्सी लॉज बेहतर करने हैं। कोई किसी के साथ धोखा करता है तो उसमें लॉ उसमें कोर्ट में जाए तो कोर्ट जल्दी फैसला करता है, सो एंड सो फोर्थ। ये सारी बातें जो बेसिक गवर्नेंस के इश्यूज हैं, ये मेरे ख्याल में आप फरहान को बिठा देंगे ना, वो मेरे से बहुत बेहतर बता सकते हैं। सोल्यूशन वही है। इस वक्त लोगों में कॉन्फिडेंस लाना है, इन्वेस्टमेंट लाना है। अच्छा, इस वक्त मुल्क के अंदर अगर हम देखें ना, एक और मैं आपको चीज बताता हूँ कि दो 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 तरह के पैराए पे खड़े हैं। एक अर्बन है, जिस शहर में, कराची में आप रहते हैं, लाहौर में मैं रहता हूँ, ये एक अर्बन सेंटर्स है। इन अर्बन सेंटर्स के अंदर जो है, चूंकि इन्फ्लेशन कम हुई है थोड़ा सा, कंपनियों ने कुछ पैसे भी बेहतर बनाए हैं, कुछ स्टॉक मार्केट भी चल पड़ी है, जैसे कराची में तो स्टॉक मार्केट के लोग भी इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, और रियल एस्टेट अभी नहीं चला, वो एक अलग इशू है। तो उसकी वजह से थोड़ी सी रिवाइवल आया है अर्बन के अंदर। ठीक है जी। फिर आप अगर देखें तो एक बहुत बड़ा इनपुट हो सकता है होम रेमिटेंसेस। हमारे बहुत सारे लोग पाकिस्तान से बाहर गए हैं, जो बाहर जाके जो पैसा भेजना शुरू कर दिए हैं, और होम रेमिटेंसेस पिछले महीने $4 अरब से ऊपर थी, जो ऑल टाइम हाई है।
और वो बहुत ठीक ठाक अच्छा नंबर आ रहा है। वो केपी के अंदर भी वो ठीक ठाक फॉल करती हैं, वो बाकी पंजाब और सिंध के शहरों में भी फॉल करती हैं। तो वो जिन लोगों के पास रेमिटेंसेस के नंबर बेहतर आ रहे हैं उनकी डिमांड थोड़ी पिक कर रही है, वहां पे थोड़ी ग्रोथ भी नजर आ रही है, और वहीं से ये नंबर थोड़े पिक कर रहे हैं पिछले साल से जिस तरह। दूसरी इकोनॉमी के अंदर आपका आ जाता है रूरल इकोनॉमी। वो फार्मर की जो कहानी है जो वीट से शुरू होती है, वो मैंने आपको बताई, कॉटन के हालात भी ऐसे हैं, राइस के हालात भी बीच से नहीं है। तो वहां पे जो है फार्मर की जो है ना, वहां पे तो उसकी मत मारी गई है इस वक्त, टू बी ऑनेस्ट। तो वो उसको रिवाइव नहीं कर रही। तो हमारे एक तरफ अर्बन इकोनॉमी थोड़ी बहुत ग्रो कर रही है, दूसरी तरफ जो रूरल ग्रो नहीं कर रही है, तो थोड़ा सा बीच में एक बैलेंस आपके आ रहा है। तो मेरे ख्याल में रिवाइव करने के लिए अर्बन तो अपनी एक ट्रेजेक्टरी पे मूव कर रही है। इंटरेस्ट रेट आपने देखा कि आपने अब 11% पे ले आए हैं, 22% से आधे आधे आपने कर दिए हैं। और मेरा ख्याल है ये दिसंबर 2025 तक ये 8 से 9% पे आ जाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट के नीचे आने से थोड़ा डिमांड के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है इन द अर्बन साइड, और वो थोड़ी सी रिवाइव होती रहेगी। लेकिन आपको फार्मर की जो प्रॉब्लम है ना उसको सॉल्व करना है। बट अगर फार्मर की प्रॉब्लम सॉल्व करते कहीं कीमतें ऊपर आ गई तो फिर इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो ये डेलिकेट बैलेंस है, इसको किस तरह करना है कि किस तरह से हम फार्मर की इकोनॉमी को बेहतर कर सके, रूरल इकोनॉमी को बेहतर कर सके, ताकि हमारी एक बैलेंस ग्रोथ आ सके। तो लोग इमीडिएट कंसर्न जो है वो है कि आप फार्म इकोनॉमीज के इश्यूज को एड्रेस करें। अर्बन तो एक ऑलरेडी अपने रिवाइवल मोड में चल रही है। अच्छा सर, क्या कोई किसी और मुल्क की हमारे पास मिसाल है सामने कि जो भी डिमांड डिस्ट्रक्शन का शिकार हुआ और उसने फिर उससे रिकवर किया हो? देखिए जी, बहुत बड़ी दुनिया डिस्ट्रक्शन से रिकवर कर जाती है। मतलब 1950s के अंदर देखें, वो जर्मनी जो था वो मतलब मार्शल प्लान इतना सा दिया था, उसे कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ठीक है जी, बांग्लादेश अब 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ था, तो उसका क्या हाल था, वो पाकिस्तान से बेहतर हो गया। मिसालें तो बहुत सारी हैं, सिंगापुर हुआ था, छोटे मुल्क हैं, बड़े मुल्क हैं, हर तरह के मुल्कों की मिसालें हैं। आपकी चीजें आपकी बेहतर हो सकती हैं, आप चीजों को ठीक करने पे जाएं तो बेहतर हो सकती हैं, बट हम चीज को ठीक करने पे जाएंगे तो होगी ना। कुछ हमारे इश्यूज हैं, कुछ हमारे जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं। अब हमारी देखिए, इतना बड़ा हमारा मुल्क का पोर्ट है, हमने मतलब हमारी कोस्टल लाइन देखें तो कितनी जबरदस्त कोस्टल लाइन है हमारी। हमने सिवाय कराची के अंदर एक हमने पोर्ट है जिसको डेवलप किया, बाकी सारी कोस्टल लाइन फारिग बैठी हुई है। तो वो हम अपने लैंड को सब ऑप्टिमल यूज भी कर रहे हैं। हम एक लैंड लॉक प्रोविंस है पंजाब जिस पे हम फोकस करते हैं, और बाकी हम प्रोविंसेस को हम बाकी लोगों को हम मार्जिनलाइज कर रहे हैं। वो फिर वो उसकी वजह से मिसट्रस्ट हो जाते हैं, चीजें नहीं होती। तो हमें वो सब चीजों को ठीक करके एक बड़ा जो ऊपर से बड़ी पिक्चर देके मुल्क को प्रॉपर तरीके से करना है, उसको कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हमारा बड़ा छोटा सा मुल्क है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, 400-500 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है इनफॉर्मल को मिला के भी। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा कोई एक झटका मिल जाए, कुछ 40-50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ जाए, तो ये मुल्क कहाँ से कहाँ निकल सकता है। लेकिन अगर इसमें कुछ नहीं करेंगे तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसका ये हो रहा है कि ये अफ्रीकन कंट्रीज के मुकाबले में इसकी नंबर्स आ रहे हैं ग्रोथ के, एक्सपोर्ट्स के, इन्वेस्टमेंट के, और आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरह के होते जाएंगे। मतलब वो अफ्रीकन सब सहारा कंट्रीज के जो हाल है, हमारा भी वही हाल हो जाएगा। जिंदा रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, थोड़ी बहुत आपकी एलीट क्लास एग्जिस्ट करेगी। वो उस बबल में रहेंगे। आप कहेंगे जी ये लांटो पे जाते हैं, आप ये जेंडर्स पे जाते हैं, आप ये कैफे फ्लो पे जाते हैं, ये तो भरे पड़े होते हैं। ठीक है जी, लेकिन मतलब मुल्क का हाल बुरा होता रहेगा। तो वो इस तरह चलता रहेगा, मतलब अगले को 10-15-20 साल चलता रहेगा। अच्छा सर, बस लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपने ये सब तो बता दिया कि क्या क्या चीज़ें किस किस तरह सही करनी है, 2025 2026 को कैसा देख रहे हैं? 2024 25 जिस तरह था, 26 भी तकरीबन इसी तरह रहेगा। इन्फ्लेशन कुछ ज्यादा नहीं आएगी इसमें, करेंसी आपकी मोरलेस स्टेबल रहेगी, इंटरेस्ट रेट आपकी 8-9% पे आ जाएंगी, ग्रोथ आपकी अभी मुझे रिवाइव करती नजर नहीं आ रही है। आपका फिस्कल प्राइमरी सरप्लस पिछले साल भी था, इस साल भी है, अगले साल भी आएगा, नए टैक्सेस भी होंगे, टैक्सेस भी कम नहीं होंगे। तो मुझे अगला साल तो मोरलेस इस तरह लग रहा है, थोड़ा ये है कि हल्की फुल्की कहीं पे थोड़ी बहुत ग्रोथ आएगी, और इन्फ्लेशन हल्की फुल्की थोड़ी सी आएगी, बट ज्यादा नहीं। मुझे ग्रोथ जो है 2027-28 में नजर आ रही है थोड़ी बहुत, कि मुल्क में को 3-5% की ग्रोथ आती है, 3 to 6% के दरमियान जो है, वो 4 to 6 कह लें, तो वो 27 और 28 में नजर आ रही है। तो सर, ये वो वाली बात जो थी हुकूमत की, वो तो फिर सही हो जाएगी ना कि हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है, हमने जो टैक्सेस लगाए हैं, जो भी हमने पॉलिसीज नहीं, नहीं, नहीं है। तो नहीं, आप तो नहीं कह है। रहे हैं 2027 ये तो 28 में ग्रोथ देख रहे हैं आप?
सिक्लिकल है, साइकिल होती है ना, अच्छा, कि सही। आप ऊपर नीचे। तो ये 28 2 साल ग्रोथ आएगी, उसके बाद मुझे 29 30 में फिर बुरे हालात नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, वो अगर रिफॉर्म कर दे तो हम जो नस्ल 19 इंडिया 1990 में उसने रिफॉर्म किया, आज तक ग्रो किए जा रहा है। चाइना ने रिफॉर्म किया, वो ग्रो किए जा रहा है। वियतनाम ने रिफॉर्म किया, वो ग्रो किए जा रहा है। वो हालात मुझे नहीं नजर आ रहे हमारे यहाँ पे। आपने कहा कि अभी फिलहाल मुझे क्या अगले 3 साल में आपको मे बी 27 28 में 2 साल ग्रोथ नजर आ जाए, फिर एक पटाखा बचेगा, फिर हम अगले 2 3 साल उससे करते रहेंगे। छोटा पटाखा होगा, छोटी ग्रोथ होगी, बड़ी ग्रोथ होगी, बड़ा पटाखा होगा, बस यही चलता रहेगा। सही। थैंक यू सो मच अली खदर साहब फॉर योर टाइम। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वो स्टेप्स ले ले जो उसे लेने चाहिए, वो रिफॉर्म्स कर ले बिलाखिर, जिसके तमाम तर इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ख्वाह हैं। थैंक यू सो मच।